अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ कासरा। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बहाल होने के बाद फौरन अज खुद नोटिस के कानूनी तस्वुर को यूं इस्तेमाल किया जैसे कोई जंगजू अपने पसंदीदा हथियार को इस्तेमाल करता है। साबिक चीफ जस्टिस ने कई अज खुद नोटिस लिए। इनमें वज़रा की अरबों रुपए की मुबैना बदउनवानी से लेकर शराब की 2 बोतलों के मामला भी शामिल हैं। मुशर्रफ मुखालिफ वकला की तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस की बहाली के 2 ही साल के बाद अज खुद नोटिस के लिए दरखास्तों की तादाद ऐसे बढ़ती चली गई जैसे सोमोटो ना हुआ आवाम की नजर में सस्ते इंसाफ तक पहुंचने का एक सस्ता और फौरी रास्ता हो गया। लेकिन अब सूरत हाल शायद कुछ मुख्तलिफ हो, क्योंकि नामजद चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के मुताबिक अज खुद नोटिस के मामलात पर नजरसानी की जरूरत है। तो क्या इस तसलसल में अब कुछ कमी नजर आएगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब कल एक मीडिया चैनल को कवरेज की इजाजत देकर बाकी चैनल्स के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बरता गया, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के अवाम को बिजली चोर कहने पर सेनेट में कल हंगामा हुआ। आबिद शेर अली कहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम बिजली चोर है। आबिद शेर अली इससे पहले सिंध के अवाम को भी बिजली चोर कह चुके हैं। क्या किसी एक वजीर का किसी सूबे के अवाम के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल सुबाइयत को हवा देने के मुतरादिफ है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही कुछ और अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासरा साहब और काजी साहब, सबसे पहले काजी साहब से खबरें जान लेते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो कल भी हमने मैशत की बात की थी, आज फिर करेंगे। और बड़ी एक जो विजन 2025 दिया, और एहसन इकबाल जब भी गवर्नमेंट आती है मुस्लिम लीग नून की तो ऐसी कोई ना कोई बड़े खूबसूरत विजन देते रहते हैं। ये क्या विजन है, और जिसमें उन्होंने एक बड़ी और दिलचस्प बात की है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आप जिक्र करते हैं, मगर ग्रास नेशनल हैप्पीनेस की बात भी होनी चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मगर उनके इस ख्वाहिश को और इस गोल को हम उन आदाद शुमार के आईने में देखेंगे जो हमें लाहक हैं, और ख़ास तौर पर 3 बड़े चैलेंजेस जो जिनसे अब नबुर्द आजमाए इसहाक डार साहब, उन पे आज बात करेंगे। और फिर सेकंडली एक कल स्टोरी रह गई थी, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जो आखिरी रसूमात जारी हैं जब साउथ अफ्रीका में, तो जब जुमा उनके प्रेसिडेंट जुमा आए और उन्होंने तकरीर की तो स्टेडियम में 60,000 अफराद ने उनका क्या हशर किया, ये हम आपको बताएंगे। और उसमें एक और भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, क्लासरा साहब से भी मैं कमेंट चाहूँगा कि वहाँ पे जो डेफ लोगों के लिए एक शख्स साथ ट्रांसलेट कर रहे थे इशारों की ज़बान में, वो कुछ सिफारशी थे और वो अपने ही इशारे बना के चलाए जा रहे थे। तो इसको ज़रा रिलेट करेंगे कि कैसे पार्टियाँ इस तरह के 2 नंबर लोगों को रख लेती हैं, भले वो ये कोई इस तरह का ट्रांसलेटर हो या अहदेदार हो। तो ये है कहानी, इस पर बात करेंगे। क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शाजिया, आज 2 स्टोरीज हैं। एक तो आपको पता है जैसे चेयरमैन नादरा की कंट्रोवर्सी चल रही है अभी तक, और कल ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बर दाखिला में हुकूमत आखिर 4 के करीब एतराज़ात सामने लेके आई है कि उन्हें चेयरमैन नादरा को बरतरफी करने की जो इनिशियल वजूहत दी गई हैं वो बड़ी मुज़हिका खेज़ कुछ उन पर इल्ज़ामात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत के ख्याल में कौन सी उन्होंने कोई इतनी बड़ी बगावत और ये रियासत के खिलाफ उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे जिस पर उनको हटाना रातों रात बड़ा ज़रूरी होगा। और दूसरी एक और स्टोरी है, वो जो पाकिस्तान की अक़लियतों के बारे में है कि हम दुनिया भर के लिए तो बड़ा हम जोर डालते रहते हैं, भारत के हवाले से कभी कोई वाक़या सामने आ जाए तो हम मुँह फाड़ के हम गुफ्तगू करते हैं कि भारत में अक़लियतों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है, जुल्म होता है। जो हम खुद अक़लियतों के साथ यहाँ पे कर रहे हैं उसकी कुछ आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान का मतरूका वक्फ बोर्ड जो है, इसके मेंबरान जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग उसकी फॉर्मेशन है कि इसके मेंबर कौन हैं, इसमें मुस्लिम कितने हैं, गैर मुस्लिम कितने हैं, और जो वसाइल हैं जो सारे के सारे, तो वो कैसे मुसलमान बैठ के खा रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ वो उनके गैर मुस्लिमों की है, उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी थी। तो वो सारी डिटेल्स आपके साथ आज शेयर करेंगे कि कैसे हम ये मुसलमानों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी कब्जे कर लिए हैं और उनके जो बोर्ड हैं उन पे भी कब्जे कर लिए हैं। तो वो कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस के पेशा वाराना उमूर के बारे में बहस तो शायद कई साल तक चलती रहे, लेकिन ये जो बहस है 2 अल्फाज के बगैर नामुकम्मल है, और वो अल्फाज हैं सो मोटो। काई साहब, नए नामजद जो चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक हुसैन जिलानी, वो कहते हैं कि अज खुद नोटिस के मामला पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, गैर ज़रूरी जो दरखास्तें हैं इनको नहीं सुनना चाहिए, इसको देखने की ज़रूरत है। तो अब हमें इस तसलसल में कमी नज़र आएगी। देखिए, ये तो अभी पता चलेगा, इशारा तो यही मिलता है, इशारा जिस तरह इशारा तो यही मिलता है, मगर बात एक और है। बात यह है कि ये एक बहस है, इंडिया की भी मिसाल देते हैं कि जी रेस्टेंट होनी चाहिए इदारों को अपनी, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और होनी भी चाहिए यकीनन। मगर बात यह है, मुझे आज एक बात बताएं, आज एक अपॉइंटमेंट कल क्लास साहब ने स्टोरी की कि खुर्शीद शाह साहब PSC के
जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खुद वो एक्यूज्ड हैं। अब जब एग्जेक्टिव की तरफ से इस तरह, अच्छा फिर अवाम देखते हैं जब कोई ऐसा इदारा आगे बढ़ के ऐसी चीज को या किसी और ऐसे अमल को रोकने की कोशिश करता है तो ज़ाहिर लोग तहसीन की नजरों से देखते हैं लोग, क्योंकि ये लोगों के पैसे हैं। बेसिकली रियासत जिस पैसे से चल रही है वो आपके और मेरे पैसे हैं, और आपके मेरे पैसे एट सोर्स कट जाते हैं, और जिन लोगों के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो इस मुल्क के टोटल टैक्स में 2% कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए देते हैं। हम तनख्वाहदार, तो दिस इज आवर मनी, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारे पैसों से आप पे करेंगे ना, जो कायमा कमेटी के लोग हैं या PAC के जो उनको पर्क्स मिलेंगी, जो गाड़ी मिलेगी, झंडा लहराएगा, नाइस जिंदगी होगी, तो फिर ये एक ऐसा माहौल था जिसमें चीफ जस्टिस साहब आए और एग्जेक्टिव कोई काम ठीक करने को पिछली गवर्नमेंट में आपने देख लिया और अभी भी आप देख रहे हैं वो तैयार नहीं थी, लिहाजा वो एक जुडिशियल एक्टिविज्म खुल के सामने आया। अब ये गलत या सही जो है इसको आप मारूज को सामने रख के देख सकते हैं, हुआ या नहीं हुआ ये अपनी जगह पे। देखें कि अवामी मफाद में क्या हुआ। अवामी मफाद में तो मैंने कल भी अर्ज किया था कि आप अदालत की सेशंस में और अदालत की पेशियों में आप इनकलाब नहीं करते, वो तारीख के और क्लास साहब, सोमोटो एक्शन को लोग फौरी और सस्ता इंसाफ समझते हैं, लेकिन सोमोटो एक्शन का जो रुझान है, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी जो हुकूमतें उनका तर्ज हुकूमत ठीक नहीं होता, जमहूरी हुकूमतें डिलीवर ठीक तरह से नहीं करती, जिसकी वजह से सोमोटो एक्शन अज खुद नोटिस की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल शाजिया, आई फुल्ली एग्री विद यू कि जो आपने बात की है कि सारा जोर हमने अदालतों की, हमने कंडमनेशन पे तो रखा हुआ है, हमारे वकील हो गए, हमारे दानिश्वर दोस्त हो गए, हम मेरे जैसे भी कई कि सुओ मोटो की, मतलब फिर क्या करें, लोग किधर जाएं। बिल्कुल 2 दफ़ा मेरी बात हुई, एक दफ़ा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से बात हुई, एक दफ़ा राजा परवेज़ अशरफ साहब से बात हुई। मैंने उनसे एक ही बात की, कुछ सहाफ़ियों के साथ बैठे गपशप हो रही थी, मैं कि हजूर आपने कभी गौर फरमाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3-4 सालों में लोगों में क्यों पॉपुलर हुए हैं? फैसले वो करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपसे कराते हैं, पॉपुलर वो हैं, अथॉरिटी एग्जेक्टिव की यूज होते हैं, इवन देन लोग आपको बुरा समझते हैं। आप इतना सा काम कर लें कि आप अपने यहाँ एक सेल बना लें जो इंसानों के उनके मसाइल हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनको बैठ के हल करने की कोशिश करें। आप नहीं करते, आपके नज़दीक ये जुर्म है कि किसी बंदे के साथ ज्यादती हो गई है और उसको पुलिस ने उठा लिया है, उसको बच्चों को अगवा करके ले गया है, उसकी बीवी के साथ कुछ ना कुछ गलत दुरुस्त हो गया है, आप मूव नहीं करते। अच्छा, रियासत ने एक और तरीका यहाँ वारदात पकड़ लिया है, इनके पास विफाकी मौसम का इदारा है, इनके पास सूबाई मौसम का इदारा है। जवेद महमूद साहब को हम देखते रहते हैं कि रिसेंटली कुछ एक्टिव हुए हैं, ये सबसे बड़ा इदारा था विफाकी मौसम का, लोगों को फ्री इंसाफ मिल सकता है। तो जनरल जिया के अगर दौर के 1-2 के बेहतर स्टेप्स हो सकते हैं, वैसे तो एक काली रात थी, एक काला अंधेरा था जिसने इस मुल्क को तबाह किया है, लेकिन इवन देन अगर कुछ 1-2 अच्छे अगर ये कोशिश की जाए कि जनरल जिया के दौर में क्या बेहतर काम हुए हैं, तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं विफाकी मौसम के इदारे को कहूँगा। सही, लोगों को बैठो इंसाफ मिल सकता है, आपने उसको डंप कर दिया है। क्या मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे नए नामज़द चीफ जस्टिस के लिए क्या नए चैलेंजेस दरपेश होंगे। एक ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से कॉलर है सजाद। हेलो जी। वालेकुम सलाम। देखिए, ये आज खुद नोटिस लेने का फायदा आम आवाम को क्या हुआ? लोगों की बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की बदहाली बढ़ी, लोगों का रहन सहन बहुत ज्यादा गिर गया, मुतासर हो गया, लोगों के खुदकुशियों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गए, बच्चों समेत लोग खुदकुशियां करना शुरू हो गए। इसका आम बंदे को क्या फायदा होगा? अरबों खरबों की करप्शन पे 100 मोटो तो लिए गए, बदअमनी पे, दहशतगर्दी पे 100 मोटो तो लिए गए, लेकिन आम बंदे का क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस ने बिजली गैस इनकी कीमतों पर जो बढ़ती रही, इस पर भी इसको नोटिस लेते रहे हैं, ये आम आदमी का ही मसला है। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सजाद साहब मसला ये है कि ये जो आप मसले बता रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक प्लानिंग के हैं। कौन सा इकोनॉमिक मॉडल आपके पास? वो एग्जेक्टिव ने बनाना है, वो उस पार्लिमान ने बनाना है जिसको आपने इलेक्ट करके भेजा है और जिसने आगे से अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक पूरा डिपार्टमेंट रखा हुआ है। वो वहां बैठ के फैसला करते हैं कि जनाब ने अगली 5 सालों में जो बीमारी खत्म होगी या बढ़ेगी, तालीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये हाँ, आज खुद नोटिस का डायरेक्टली से ताल्लुक नहीं था और आपसे मैं एग्री करता हूं कि वो चीजें हसूल जो है, इन तमाम चीजों का हसूल आज खुद नोटिस के जरिए नहीं हो सकता। क्लास साहब, नए चीफ जस्टिस के पास तकरीबन 7 माह की जो कलील मुद्दत है, इतना अरसा दरकार है उनके पास काम करने के लिए, कौन से बड़े अहम चैलेंजेस होंगे इनको दरपेश? क्योंकि एक आम आदमी की बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो चुकी है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जिस तरह के काम किए।
वैसे पहले जो लाहौर से हमारे कॉलर भाई थे, मैं उनकी बात का उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। ये मुझे आज तक इस आम आदमी की समझ नहीं है कि कुछ होने लगे तो भी कहते हैं आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा। अरबों रुपए की कहते हैं करप्शन खुद रोक रहे, तो क्या आम आदमी को उसका ट्रिकल डाउन नहीं होगा? चंद लोगों की जेबों में पैसा जा रहा था, अगर उसको रोका गया है, स्टॉप किया गया कि चंद इंडिविजुअल लोग अरबों खरबों रुपए ना खा जाएं, मेरा ख्याल आम आदमी को इस पर भी फ़ायदा था। और प्लस मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे केसेस है जो आम आदमी के केसेस थे जो सुने गए हैं, जिन पे उनको रिलीफ भी मिला है। आप जब रियासत कुछ करने को तैयार ना हो, पूरी पार्लियामेंट आपकी बैठे या लूट मार में उसमें शरीक हो, आपके एग्जेक्टिव जैसे काजी साहब अभी कह रहे थे वो कुछ करने को तैयार नहीं। क्या इस मुल्क में तनख्वाह सिर्फ चीफ जस्टिस को मिलती थी या सिर्फ 17 जजेस बैठे हैं वो तनख्वाह लेते हैं? बाकी इदारे क्या करते हैं यहाँ पे? आपकी पुलिस को नहीं मिलती, आपके डिप्टी कमिश्नर को नहीं मिलती, या सेक्रेटरीज को नहीं मिलती, यहाँ पे इवन वजीरों को और नहीं सबसे बढ़कर आप वोट किसको देते हैं? आप चीफ जस्टिस को वोट देते हैं, आप वोट किसको देते हैं? वोट तो उन्हीं लोगों को देते हैं ना। उसके बाद कहते हैं आम आदमी का कुछ नहीं है। आम आदमी का बहुत कुछ हुआ है। अगर मुझे देखे सबसे बड़ी बात जो हुई है आम आदमी के लिए, और हर वक्त खाना पीने कुछ नहीं होता। जो मैं सम टाइम एक ही बात हम ये सुनते हैं कि इससे आम आदमी का पेट भर गया। भाई हर वक्त खाना पीने इंसान का नहीं होता, खाने पीने के अलावा इंसान की हजारों उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको पूरी होनी चाहिए। और जो बात आप कह रही हैं कि अगर इस मुल्क में थोड़ी सी भी, मैं समझता हूँ, खौफ आया है। आपने कल से देखा कितने खुश हैं सारे। ऐसे ऐसे लोग मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ जो आए हैं सामने, मशरूम ग्रोथ हुई है, जो इतने खुश हैं चीफ जस्टिस के जाने पर, उसको आपको अंदाजा नहीं होता। और अब उन्हें खुल के तनकीद करने का मौका मिला है क्लासर साहब। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए फूड फॉर थॉट है कि कार्ल मार्क्स के जनाजे पे एंगल्स ने एक तकरीर की थी, और एंगल्स ने तकरीर में यह कहा था कि अगर इसने कुछ और डिस्कवर ना भी किया होता सोशल साइंसेज में, तो जो इसकी एक डिस्कवरी थी वो रहती दुनिया तक उससे जिंदा रखती, और वो ये थी कि कोई भी दूसरा काम करने से पहले इंसान को पहले पेट भरना पड़ता है और कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर मैं ये दो काम ना करता या इन दो कामों के बगैर होता तो शायद यहाँ ना बैठ सकता। तो ये जो बुनियादी बात है कि आगे जो भी आपने काम कर रहे हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि आज खुद नोटिस से इंसान को रोजगार, जिस तरह से ये प्लानिंग के इश्यूज हैं, इसमें आपको 5 साल मंसूबे चाहिए, आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा वाइटल है आम आदमी के लिए। क्लास साहब, अब मैं सुन रहा था मुल्तान में भी 7 रुपए की रोटी बिक रही है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? कल मुखालिफत खुलकर सामने आई क्लासर साहब। मैं आम आदमी को, काजी साहब, ये किसी वक्त आम आदमी का ना एक तरफ हम अपना कैमरा भेज देते हैं कि जो 50-100 रुपए की सिगरेट पीता है रोजाना की आम आदमी, 2 रोटियां खानी हो जाए उस पर 7-7 रुपए की, उस पर नाराज हो जाते हैं। आम आदमी सिगरेट भी पीते हैं। आम आदमी इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे करते हैं जो हो सकते हैं बचा ले, तो उसको शायद इन चीज़ों की जरूरत नहीं होगी। और सारा दिन आप मेहनत किस लिए करते हैं? मेरा ख्याल है रोटी के लिए ही करते हैं। आप अगर अपनी रोटी खरीदते हुए या ये चीज़ें करते हुए अगर आपको तकलीफ होती है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो बचाए जा सकते हैं, जो आप भी गैर ज़रूरी तौर पर करते होंगे, मैं भी ये रोज़ाना गैर ज़रूरी तौर पर करते हूँ। आम आदमी को भी थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। आम आदमी भी हर वक्त जो सारा शिफ्ट ब्लेम, उस पर एक ब्लेम हम गेम करते रहते हैं कि सारा कसूर इन तबकात का जो उनके ऊपर बैठे। मेरा ख्याल ये भी जायज़ नहीं होगा। आम आदमी खुद भी बैठ के जरा अपने कंडक्ट को, अपने बिहेवियर को, किसी बात उसको भी बैठ के इवेल्युएट कर ले कि सारा दिन वो क्या करता है इस रियासत को बेहतर करने के लिए। ये तो देखिए, आप अपोजिशन करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी रुकने का इख्तियार है कि नहीं है? आप एक सड़क पे जो 20,000 गाड़ियों के लिए वहां 7 लाख गाड़ियां डाल देंगे, आप सड़कें नहीं बनाएंगे, उन सड़कों की बजाय आप अपने महल बनाएंगे मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर, और फिर आम आदमी को कहेंगे कि तुम। तो मेरे ख्याल में ये बहस लंबी है, मगर इसमें बात करेंगे। 2-3 कानून है, जरा आप भी, मेरा ख्याल है, पता नहीं, होप क्या आप उस पर अमल करते होंगे। 2-3 कानून है जो आम आदमी को उन पे इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, इशारे पर रुक जाए। मैं रोजाना देखता हूँ, इस्लामाबाद में देखता हूँ, इशारे पे नहीं रुकते लोग। लीव अलोन लाहौर, कराची और दूसरे शहरों का इस्लामाबाद के तो मुझे फिर भी थोड़े डिसिप्लिन लगते हैं। गाड़ी का मालिक आम आदमी नहीं है, मेरा यही तो सवाल। बिल्कुल नहीं रुकते, गलत करते हैं। मगर जिस आदमी के पास 7, 8 या 15 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, साइकिलें कितनी होती है? 10 कारों के मुकाबले में एक साइकिल मोटरसाइकिल की भी बात कर लें। मजलूम बना दें, आम आदमी को मजलूम बना दें कि वो जो गलत काम कर रहे हैं, जो रोड पे गलत काम कर रहा है, सोसाइटी में गलत काम कर रहा है, वो ठीक कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, उसके लिए तो कानून है। मैं आप बताएं, जिसने मोबाइल की चोरी पकड़ी उसको अंदर कर दिया आपने, जिसने अरब रुपए की चोरी की उसके साथ प्ली बार्गेन कर लिया आपने। कभी आपने थाने में आम आदमी को कहा है कि यार आपने 2000 रुपए का ये चुराया है तो आपने 200 रुपए दे के निकल जाओ? यहाँ हर चीज जो है वो पावरफुल और रिच के मफाद में बनती है, और फिर हम उन्हें यही काम किया चीफ जस्टिस ने। आखिरी बात मैं कर रहा हूं, फिर आप उन्हें एक जिल्लत भरी जिंदगी देते हैं, और उस जिल्लत भरी जिंदगी में जुर्म के अलावा कुछ पाल नहीं सकता, फिर हम उनको गाली भी देते हैं। चलो सर, ठीक कर रहे हैं, फिर आम आदमी ठीक। आई एम सॉरी काजी साहब, आई टेक माय बात। आम आदमी बिल्कुल डिसिप्लिन है, आम आदमी बिल्कुल डिसिप्लिन है। अच्छा
अच्छा शहरी है, वो कोई गलत काम नहीं करता, सारे काम जो है ना रियासत के कुछ गलत इंस्टीट्यूशन है वो कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या खत्म कर देते सुमोटो हैं। जो है इंसाफ की फराहमी का पायदार तरीका है या नहीं? क्लास साहब हाँ या ना में जवाब दें। मैं तो इसके हक में हूं। अगर अच्छा। और जो चीफ जस्टिस साहब ने आज बात की है, मुझे तो इससे मायूसी हुई है आई मत से। अगर थोड़ा सा रिलीफ कहीं से भी मिल रहा है, ना आपको यहाँ पार्लियामेंट से मिल रहा है, ना आपको यहाँ पुलिस दे रही है, ना आपको डीएमजी दे रही है, ना आपको यहाँ पे सिविल सर्विस दे रही है, ना दीगर इदारे दे रहे हैं, अगर कहीं से कुछ रिलीफ मिल रहा है, ये मैं एज ए रिपोर्टर कह रहा हूँ बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है। फिर आप फ्री फॉर ऑल कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ इन पे दबाव रखना चाहिए, हुक्मरानों पे भी रखना चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेसी पे रखना चाहिए, नहीं तो ये लोगों के कपड़े उतार के ये लोग चले जाएंगे। ये इस तरह की जालिम यहाँ पे इनकी शाफिया है, और कल से इनकी खुशी का बेहाल जिस तरीके से वो देख सकते हैं। हाँ, एक काम करना चाहिए, अगर ये खुद नहीं ले सकते सुमोटो, जो मुझे लग रहा है मजबूरी नजर आ रही है चीफ जस्टिस साहब की, तो फिर ये हाई कोर्ट्स को आके एम्पावर करें, फिर सेशन कोर्ट्स को करें, ताकि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोगों के साथ ज्यादती जो हो रही है, जो वहाँ पे उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, केसेस की डिस्पोजल है, फिर इसको फिर लोअर जुडिशरी को जाके एम्पावर करें चीफ जस्टिस साहब, अगर वो खुद निकलना चाहते हैं इस पूरे मामले से। मेरा ख्याल है जो हमारी इल्ज और हमारे मसाइल हैं वो आज खुद नोटिस से बड़े आगे के हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, ले लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए, कुछ फायदा हो ना हो, कम से कम हमें ये एक हमारा वेंट हो जाता है, आम आदमी को भी फायदा पहुंचा। साहब, कल जो सारा दिन वावेला मचता रहा मीडिया में कि एक निजी चैनल को जो कवरेज की रसाई उस तक दी गई, सिर्फ उसे ही इजाजत दी गई, तो ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? शायद थोड़ा सा मेरे व्यूज जरा इस पे डिफरेंट हैं, अब कोई पसंद नहीं है कि बेहतर क्योंकि मेरा ख्याल तो ये है कि रिपोर्टर्स की अपनी मेहनत होती है, हम भी एक्सक्लूसिव लेके आते होते हैं, मैं कई स्टोरीज ले आता हूँ, हमारे कंपटीटर्स लेके आते हैं, हो सकता है हमारे चैनल की इस पे पॉलिसी मेरे व्यूज जो इस तरह के इवेंट्स में आगे होता है, हम भी नहीं वही बात कह रहा हूँ, शाहजहां पॉपुलर बात कह रहा हूँ, हो सकता है हमारे चैनल की पॉलिसी से हट के बात कह रहा हूँ। आई होप माई व्यूज विल बी रिस्पेक्टेड कि हर रिपोर्टर को, मसलन मैं अब अपने चैनल को हमने बहुत बड़ा एज दिया था, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं वो ये था, जब चाइना हम गए थे, उसमें नवाज शरीफ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे, वहाँ पे 20 रिपोर्टर बैठे हुए थे। अब किसी को ख्याल नहीं आया, मैंने अपना वहाँ से अपने न्यूज़ रूम फ़ोन किया चाइना से, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, ये लाइव पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा रही। मैंने वहीं से नंबर डायल किया अपने, उन्होंने मुझे कॉल किया, अपने टेलीफोन पे मैंने बैठ के उसको ऑन किया, नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रख दिया। हमारा चैनल वह चैनल था जिसने चाइना से नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे तक लाइव दिखाई थी, किसी और चैनल के पास नहीं थी, बल्कि तमाम चैनल्स ने कट करके उसको दिखाया था जो हमारे चैनल का क्रेडिट था। उस पर कुछ वहाँ पे जर्नलिस्ट मेरे साथ भी नाराज हुए थे, अच्छे खासे दोस्त थे मेरे, वो नाराज हो गए थे, देखें ये आपने क्या काम किया है, आपने मोबाइल टेलीफोन में नवाज शरीफ साहब बातें ये सामने आ रही है कि अंदर किसी को कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। इधर मुझसे भी पूछ लें, बात ये है कि क्लासरा साहब, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें ये कोई एक्सक्लूसिव स्कूप नहीं था, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का एक हो रही थी, एक जिसे आप फंक्शन कह लें, और उसमें लोग देख रहे थे। और ये स्कूप ये होता है कि अच्छा आपने भी जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, वो उनकी डिस्क्रेशन थी, उन्होंने नहीं किया। मामला ये है कि ये जो हमें लेसन इन जर्नलिज्म अब दे रहे हैं कि कौमी अहमियत का एक हो रहा है फंक्शन, मिसाल के तौर पे अगर कोई हल्फ ले रहा हो, सदर पाकिस्तान हल्फ ले रहे हैं, तो पता चले जी एक निजी टीवी आ गया, सरकारी को बाहर रख दिया और आगे आज हाँ जी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे उनसे तो हम बात यह है कि ये स्कूप नहीं था, ये इसकी एक बैकग्राउंड थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख के वो आदमी है जिन्होंने सारी पिछली जुडिशियल हिस्ट्री जो है वो ओवरशैडोड हो जाएगी, जो ये 5-7 साल जो भी इनका वो करते रहे। तो एक फंक्शन था जिसमें बाकी उनको रसाई मिलनी चाहिए, अंदर और बाहर रखने का था, इसकी कोई एक्सक्लूसिव इजाजत नहीं दी गई बाकियों को। एक मिनट दीजिए, वो इसकी कोई एक्सक्लूसिव कोई खबर नहीं थी, ये कोई इन्वेस्टिगेटर, प्लीज लेट मी फिनिश, थैंक यू। ये कोई ऐसी एक्सक्लूसिव खबर नहीं थी कि जिसकी आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या आपका कोई स्कूप हो। ये एक कौमी अहमियत का एक फंक्शन था और उसे कवरेज करने के लिए सबको इजाजत होनी चाहिए थी। ये क्या साहब? सर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया सर, वेरी मच क्लियर। और जो मैंने फिर कहा है कि मेरे चैनल के हो सकते हैं हमारे चैनल की पॉलिसी डिफरेंट होगी, एज ए रिपोर्टर मैं समझता हूं वेरी डेमोक्रेटिक चैनल क्लासरा साहब, वी हैव वेरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हियर। आपका हम वेलकम करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके व्यू, हम आपके व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं और यही हुस्न है। मैं सर वही कह रहा हूं, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए सर। कोई बाज़ दफा हम बीट कर जाते हैं, बाज़ दफा वो बीट कर जाते हैं, दैट्स हाउ द जर्नलिज्म गोज सर।
मैंने तो यही सीखा है। हम भी बहुत सारे लोगों को बीट करते रहे, दोनों ओपिनियन देखे ना, दोनों ले आते हैं, हम भी चीजें निकाल के ले आते हैं। ये मेरा ख्याल है जो रिपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी सी इवेल्युएशन उनको भी करनी चाहिए थी। जो रिपोर्टर हमारे मौजूद थे उनको भी जरा इस पे काम करना चाहिए था कि हमने फुटेज कैसे निकालनी है और हम वहां से कैसे चीज निकाल सकते हैं। रिपोर्टर को एक्टिव रहना चाहिए, उसको सोचते रहना चाहिए, उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन उसको हल करते रहने चाहिए ताकि उसको दूसरा रिपोर्टर बीट ना करे। और ये जर्नलिज्म की ब्यूटी भी है, ये कंपटीशन भी है, इट्स ए कमर्शियल ना हो और हर रिपोर्टर को एफर्ट्स करनी चाहिए अच्छी से अच्छी खबर अपने चैनल के लिए लाने के लिए। ठीक है, क्लास साहब के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों बातें सामने आ गई। बिल्कुल। अच्छा क्लास साहब, कल सेनेट में क्या हुआ? सेनेट के इजलास में आबिद शेर अली ने बलूचिस्तान के अवाम को बिजली चोर कहा, ये रवैया क्यों अपनाया गया उनकी तरफ से? ये बड़ा आबिद शेर अली साहब को डिफेंड भी किया जा सकता है, आबिद शेर अली साहब पे तनकीद भी की जा सकती है। इसका बैकग्राउंड ये है कि सेनेट का ये जो क्वेश्चन आवर आया है, कल आया है, उसमें इंटरेस्टिंग एक सवाल था। उसमें बताया गया था कि बलूचिस्तान के जो बिजली के इनके बिल्स हैं वो कितने इन्होंने अदा करने हैं। तो पता ये चला कि 85 बिलियन रुपीस जो हैं वो उसने अदा नहीं, बलूचिस्तान ने अदा नहीं कि 85 बिलियन रुपीस। और मोस्टली वहाँ पे 13,000 ट्यूबवेल्स हैं जिनका वो बिजली के बिल्स हैं। और मुझे याद पड़ता है कि ये एक वो कंट्रोवर्सी है जो बड़े अरसे से चल रही है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बलूचिस्तान हुकूमत के। जब ये गिलानी साहब थे उनके दौर में भी चलती रही है, राजा परवेज अशरफ के दौर में भी चलती रही है और इवन ये मौजूदा हुकूमत उसमें भी चलती रही है। वो ये चाह रहे थे कि आप सब्सिडी जारी रखें क्योंकि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर नहीं है, बैरन लैंड्स हैं, गुर्बत का लेवल ज़्यादा है। वो कहते थे कि आप इस पर सब्सिडी जारी रखें जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बंद की हुई है। सो कंट्रोवर्सी उनके बिल्स पे है। वो चाहते थे कि 6,000 रुपये करें, इन्होंने कमर्शियल रेट अप्लाई कर दिए थे। अब इन्होंने कल कहा है वो आबिद शेर अली साहब ने कि जनाब ये बलूचिस्तान वाले तो बिजली चोर हैं। पहले उन्होंने कराची वालों के बारे में कहा था। यहीं से बात को दोबारा शुरू करेंगे, एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहां पर बिलों की अदायगी नहीं होती बलूचिस्तान में, सिर्फ एक सूबे का मसला है, बाकी सूबों में भी यही सिचुएशन है? शाहजहां, मेरे साथ बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है ये कह देना किसी इलाके के लोगों के वो बिजली चोर हैं, वो बिल देते हैं, मेरा ख्याल दैट्स अनफेयर। क्योंकि मेरे पास जो फिगर हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है आपको देने के लिए। अगर जब बलूचिस्तान के अवाम को आप कह रहे हैं कि ये बिजली चोर हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ जो क्वेटा के लोग हैं, जो क्वेटा की इनकी इलेक्ट्रिसिटी इनकी सप्लाई की ये कॉरपोरेशन है, वो वहाँ पे 90% रिकवरी होती है बिलों की। सिर्फ क्वेटा की बता रहा हूँ, जो क्वेटा का वो जो उसका इलाका है जिसमें उनको बिजली दी जाती है। हाँ, ये दावा कर सकते हैं आबिद शेर अली साहब, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिकवरी जो होती है बिलों की, जो लोग सबसे ज़्यादा बिल्स देते हैं वो फैसलाबाद के लोग देते हैं। अच्छा, ये आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये 95.59%। आई एम रिपीटिंग, फैसलाबाद के लोग जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो बिजली के बिल्स अदा करते हैं, 95.59। उसके बाद गुजरांवाला आता है, ये 90% है। फिर आपका लाहौर आता है 87%। ये रिकवरीज होती हैं जो लोग बिल्स अपने पे करते हैं। ये बड़े आपको 3 कंपनीज का मैं बता रहा हूँ जो आपके पंजाब में हैं कि सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है। इसके बाद आपके जो गुजरांवाला होती है, फिर आपके लाहौर में होती है। अब आपको प्रोविंस वाइज ज़रा मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ मैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका जो पंजाब है ये सबसे ज़्यादा बिजली के बिल्स आपके अदा करता है पूरे मुल्क में। ये 87.84, मतलब 100 में से 87.84 लोग जो हैं वो आपके बिल्स अदा करते हैं। अच्छा, KPK, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है KPK का, वहाँ 76% लोग जो हैं वो बिल्स अदा करते हैं, बाकी अदा नहीं करते। अच्छा, सिंध की सबसे बड़ी मायूस कुन सिचुएशन है, मैं तो हैरान हूँ कि सिंध जो है वो सिर्फ 50% लोग सिंध में बिजली के बिल्स देते हैं या रिकवरी होती है वहाँ से। सिर्फ 50%, 100 में से 50 बंदा सिंध में बिल देता है, बाकी नहीं देते। अच्छा, बलूचिस्तान जिसको चोर कहा गया है कल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 70% लोग बिल्स अदा करते हैं टोटल बलूचिस्तान में, जो कि सिंध से ज़्यादा है। और जो जाके आप कह सकते हैं कि ये KPK से थोड़ा सा कम है, और अदरवाइज सिंध से ज़्यादा बिल जो है वो बलूचिस्तान के लोग देते हैं, जो कि 70% बनता है। फाटा पे आते हैं, फाटा वाहिद है जहाँ पे ना होने के, ना वो बिजली के बिल देते हैं ना वो गैस के बिल देते हैं। उन्होंने सिर्फ जो यहाँ पे मेरे पास फिगर्स है, डाटा है सरकारी तौर पर, वो 4% बिल देते हैं, 4.88% वो बिल देते हैं। सही। अब अगर मुझे ब्रेक लेनी है, बिल्कुल दूसरे शहरों के बारे में भी शेयर कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लासेस साहब, बाकी शहरों की सूरत हाल बता रहे हैं कि किस शहर से रिकवरी कितनी ज्यादा हो रही है? रिकवरी ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये कि फैसलाबाद के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकी रिकवरी है, सबसे ज़्यादा बिल फैसलाबाद के लोग देते हैं। इस्लामाबाद की 85% रिकवरी, 85.69 है। मुल्तान के हैं वहाँ 80% है। आप पिशावर है 76% लोग बिल देते हैं, रिकवरी है। ऐसे हैदराबाद है 65% है। सखर है 34% है। और उसके बाद क्वेटा जो जैसे मैंने बताया कि उनकी खासी हाईएस्ट है। और फिर जो ट्राइबल एरिया है सबसे कम देते हैं। पंजाब में ओवरऑल सही कह सकते हैं, पंजाब में ओवरऑल सही रिकवरी होती है। नहीं, पंजाब में जो रिकवरी है वो टोटल में बता रहा था 87.84 है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि लोगों को पता चले कि पंजाब में 87.84 है, केपी के 76, सिंध सबसे कम आ रहा है सूबों में 50%, बलूचिस्तान उससे ज़्यादा आ रहा है सिंध से, इसका तकरीबन 70% है। और फाटा जो है ना होने के बराबर है। फाटा के लोग जैसे मैंने कहा ना बिजली का बिल देते हैं ना गैस का देते हैं, बिल देते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को बिजली चोर करना इस वजह से भी ज्यादती है। हमने इसी प्रोग्राम में एक स्टोरी की थी कि इन्होंने पिछले 10 सालों में चीनी कंपनी के साथ मिलकर हुकूमत पाकिस्तान ने $1.4 बिलियन के वहाँ से सोने के, तांबे के और कॉपर के वहाँ से रिजर्व निकाल के दुनिया में बेचे हैं। 1.4 बिलियन डॉलर कितने बनते हैं? 150 अरब रुपया बनता है। हाँ। उसमें से उनको कितना मिला? 2%। बलूचिस्तान का जो हिस्सा था बाकी चीनी कंपनी ने और हुकूमत पाकिस्तान ने आपस में बांट लिए अपने खर्चे वगैरह निकाल के। इसमें 2%। इसमें एक बात और भी देखें, बात हमने वहां से गैस निकाली और कितने अरसे बाद उनको दी, जो जिनके घर से निकल रही थी वहां नहीं चल रही थी, पंजाब के दूर उफ्तादा गांव में चल रही थी। एक बात। दूसरी बात यह कि जब आप चोर कहते हैं किसी को, चोर तो हैं बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, वो अवाम है या खवास हैं? पहले ये देखते हैं। आपका FBR कहता है 500 से 1000 अरब रुपया खा जाते हैं, अवाम खाते हैं। ऐसा रोज के जरिए जब आप इनको टैक्सेस की छूट देते हैं, पिछली गवर्नमेंट ने 750 अरब की दी, आपकी तफसील भी आ जाएगी, आप भी दे रहे हैं, अभी आपने एमनेस्टी दे दी। तो बात यह है कि और फिर ये आपने एक जिक्र किया, इसके अलावा आप मैंने यहाँ इसी प्रोग्राम में यहाँ पे उनके जो पुराने थे उनके एक्स स्पीकर वो कहते हैं कि ये असेंबलियों में आए थे साइकिलों पे, पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो अब ये 3-3 गाड़ियों पे घर गए हैं, वो उनके अवाम ने की है। तो मेरे ख्याल में चोरी तो हो रही है, सिर्फ आप ये थोड़ा सा दुरुस्त कर लें कि कहां हो रही है और कौन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा क्लास साहब, मैंने आपकी स्टोरी का कल एक तरह से बड़ा आपने जबरदस्त स्टोरी कल दी थी इकोनॉमी की, इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है, मगर मैंने इसको जोड़ दिया है। एक बड़ी दिलचस्प जो बात की है एहसन इकबाल साहब ने, उन्होंने आपको जब भी वो आती है गवर्नमेंट तो वो विजन मुस्लिम लीग नून की तरफ से वही देते हैं और बड़ा खूबसूरत विजन उन्होंने दिया। वो ये कहते हैं जी कि हम हमेशा तरक्की को GNP खाम कौमी आमदनी या खाम दाखिली आमदनी या GDP से नापते हैं, तो हम क्यों नहीं नापते अपनी तरक्की को खाम कौमी खुशी या वेल बीइंग से, जिस तरह भूटान करता है, जिस तरह फ्रांस करता है या जिस तरह इस मुल्क। अब सवाल ये है, बात तो बड़ी अच्छी है मगर मैं दो तीन छोटे छोटे बातें हैं। मिसाल के तौर पे हमने 1998 के बाद मरदमशुमारी नहीं कराई, हमें पता ही नहीं है हम लोग कितने हैं और हमारी गुर्बत क्या है और क्या नहीं है, हमें यह नहीं पता, हम ये नहीं गेज कर सकते कि हमारी जो सूबाई इन्फ्लेशन है वो कितनी होती है सूबा वाइज। हम 3 महीनों के बाद दूसरे मुल्कों में ये राइज है कि GDP में कितना इजाफा हुआ है वो हमें नहीं पता होता, ये हमारे यहाँ निज़ाम मौजूद नहीं है। अच्छा ये मोटी मोटी बातें हैं। इसके बाद ये कि अफराद ज़र का भी मैंने अर्ज कर दिया। अच्छा उसके बाद क्लासरा साहब यहाँ पे 2007 में एक विजन आया था, वो उस विजन का कुछ पता नहीं चला, वो 2030 विजन था, वो भी टाइम फिक्स हो गया। इसके बाद 2011 में एक FEG के नाम से आया था, वो भी गायब हो गया। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इसको स्टोरी को मैंने जोड़ा है जो कल आपने बात की थी कि साग डार साहब एक बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल काम में, मैं उन्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो इसलिए कि अब मिसाल के तौर उन्हें अब फौरी तौर पर क्या चाहिए, उन्हें अब चाहिए दिसंबर 31 से पहले 450 अरब रुपया उन्होंने जो है वो कर्जों में कमी करनी है, दाखिली कर्जों में करनी, और $400 मिलियन रेज करना है। ये है कंडीशनैलिटी किसकी? IMF की, ताकि हमें अगली वो रुपये मिल सके जो हमें पैसे चाहिए। अब मामला क्या है? दूसरी तरफ 480 अरब रुपया जो आप कहते हैं कहां से आए थे पैसे, जो हमने सर्कुलर डेट दिया था वो 216 अरब रुपए पे दोबारा आ चुका है। वो जो दिया था उसमें हमने 150 अरब के हमने T-बिल्स और सिक्योरिटी बॉन्ड्स के जरिए दिए थे, बाकी हमने कैश दिया था। अब कैश नहीं है और एक जो सीलिंग होती है वो बस्ट हो गई है। अब मामला मैं स्टोरी को खत्म करता हूँ क्लास साहब, आखिरी बात पे वो ये कि इस वक्त एक ये गवर्नमेंट या उसके जो इकोनॉमिक मैनेजर हैं, 3 चीजें हैं, इधर IMF है, इधर IPPs हैं और इधर अवाम और उनसे किए हुए नवाज शरीफ और गवर्नमेंट के वादे हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वो इसमें क्या करेंगे, या हमें खुशी चाहिए? ऐसे इकबाल साहब, एक हमें खुशी चाहिए, हमें वो आखिरी बात, ये हमें खुशी चाहिए। ये खुशी आप उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आप, जब नाम लेता हूं मैं जैसे ह्यूगो चैवेज की तरह, 40 से 50% बजट का रुख सेहत, तालीम और वेलफेयर की तरफ करते, पेपरों पे बना के और कंसल्टेंसी के जरिए जो आप एक विजन लेके आते हैं, वो पेपर पे रह जाता है। तीन जो आपने कोने बताए, इनको साथ लेके भी चलना है, आईपीपीएस को भी लेके चलना है, आपने आईएमएफ को भी लेके चलना है, आपने नहीं, अब इसमें फिर आपने बात बढ़ा दी, ये सारे इकट्ठे चल नहीं सकते, इसमें आवाम को छोड़ना पड़ेगा। एक काई साहब, एक विजन थोड़ा सा मैं भी शेयर कर दूं। ये जो बड़े विजनरी हमारे हजरात आए हुए हैं, जिन पे आपके बकौल बिल्कुल तनकीद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी मेरे भी पाँव और पर सारे जलते हैं, तनकीद नहीं होनी चाहिए। कल कौमी असम्बली में कुछ फिगर्स पेश किए, इन्हीं की अपनी हुकूमत ने पेश किए, आप और मैंने नहीं किए। वो फरमाते हैं हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का कोई डाटा नहीं है कि इस मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है। हुकूमत फरमाती है, सहरा अफजल तारड़ साहब फरमाती हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट ये शेयर कर रहा हूँ, कल ही आई है, एक और सुन लें सर, कौमी असम्बली में आई है, डाटा दे रहा हूँ। उन्होंने फरमाया पाकिस्तान में हर साल 48 लाख 4.8 मिलियन नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। 4.8 मिलियन, ये मजाक नहीं है, 48 लाख बच्चा हर साल नया पाकिस्तान में पैदा होता है। एक और इसके साथ वो जो डाटा आया है सर, वो कहते हैं पाकिस्तान में फी घराना 7.2%, एक घर 7.2 अफराद पर मुश्तमिल है। आपने कभी सुना इस मुल्क में कोई बहबूद आबादी रिलेटेड कुछ? हमारे टेलीविजन चैनल्स ने कभी कैंपेन चलाई हो, हमारे एंकर्स ने चलाई हो, हमारे अखबारात ने चलाई हो, हमारे लीडर्स ने चलाई हो? वो वजारत ही खत्म हो गई, और वजारत ऐसे ऐसे लोगों को दी गई जिन्होंने यहाँ घपले किए। वो फिरदौस आशिक अवान का स्कैंडल हमारा दुनिया टीवी लेके आया था, कैसे जो उनको बसें मिली थी वो लेके गई, अपने गांव में ले गई, उन्होंने अपने एनजीओ के जरिए वहां पे उसको खर्च करना शुरू कर दिया। इस मुल्क का सबसे बड़ी जो थ्रेट आ रही है ना काजी साहब, जिस पे इस मुल्क में तमाम लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, वो आपकी आबादी है। जिस मुल्क में 48 लाख बच्चा पैदा हो रहा है हर साल, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10-12 साल बाद इस मुल्क की क्या हालत हो सकती है। इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, और इनके पास कोई इमेज नहीं है, इनके पास अगर आप इसी सेक्टर में अंत तक मेहनत करते रहेंगे तो यही होगा। मगर बात यह है कि कितने लोगों को कर्जा दे लेंगे आप कितने बिजलियां पैदा कर लेंगे, कितनी सड़कें बना लेंगे? ये खुदा के लिए पहले आप इसको, जो आबादी का बम आ रहा है, खुद हुकूमत कह रही है, फिगर दे रहा हूं कि 48 लाख बच्चा पाकिस्तान में सालाना पैदा हो रहा है, एक घर के 7.2 अफराद है, वो कैसे कमाएगा? वो कहते हैं ना, ये गंजी कहाँ से ना आएगी, नचोड़े वाला हिसाब है। अब कितनी सड़कें बना लें, बम बना लें, तोपें बना लें, जहाज बना लें, क्या कर लेंगे आप इसका? नहीं, वो तो आगे बढ़ते हैं जी, साहब आगे बढ़ते हैं। क्या वजूहात बता रही है हुकूमत नादर चेयरमैन को बरतरफ करने की, क्या रीजंस दे रही है? शाहजहां, कल यहाँ पे बड़ा, अब आपने ये स्टोरी पूछ ली, मेरा तो जहन में था कि मैं पहले वो करता कि जैसे यहाँ इस मुल्क में अकलियतों के साथ ज्यादती की जा रही है, और जिस तरह का डोमिनेशन हमने यहाँ पे की हुई है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि इंडियंस को छोटी सी बात हो जाए, हमारा मीडिया अपने सर पे खड़ा हो जाते हैं, पाँव पे हम खड़े हो जाते हैं कि वो जी भारत का सेकुलरिज्म का फलां हो गया, तो उसका चेहरा बेनकाब हो गया। हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे अगर इजाजत दें तो पहले मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक वो स्टोरी टेकअप करना चाह रहा हूँ, ताकि टाइम की कमी की वजह से ना रह जाए। तारक मलिक साहब की खबरें तो आजकल हर जगह चल ही रही हैं, वो भी आखिर पे हम टेकअप अगर टाइम मिलता है तो लेते हैं उसको। कल एक पूछा गया था यहाँ से, कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि हमें ये बताएं, ये मतरूका वक्फ बोर्ड जो है, इसके मेम्बरान जो हैं उसकी तादाद आपने कैसे बनाई हुई है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये सवाल बड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा अहम सवाल था। और ये याद रखिएगा कि इस मुल्क में आसिफ हाशमी साहब और हमारे दोस्त गिलानी साहब ने इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की हैं मतरूका वक्फ बोर्ड में। आसिफ हाशमी ने तो हु इज़ हु, जिसमें उन्होंने नहीं नवाजा किसी को, उन्होंने लूट मार नहीं की, केसेस उन पे चल रहे हैं, मफरूर वो हुए हैं, वो एक अलहदा कहानी है, उसको किसी वक्त फिर बयान कर लेंगे। मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि मतरूका वक्फ बोर्ड है, ये बेसिकली जो यहाँ से हिंदूज, गैर मुस्लिम, सिख, हमारे दूसरे क्रिश्चियन भाई, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने पास रख ली थी, और उसका काम यही था, एक बोर्ड बना के इनकी वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे, और इसी पैसे से जो गैर मुस्लिम है आपके, या आपकी अकलियत ही, हमारे हिंदू भाई हैं, ये क्रिश्चियन हैं, सिख वगैरह हैं, इनकी वेलफेयर की जाएगी। अल वेलफेयर पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको नाम बताता हूँ। मैं इसमें टोटल जो हैं इसके मेंबर हैं, ये मतरूका वक्फ बोर्ड के, वो 23 हैं। उसमें यह कहा गया कि सरकारी, मतलब जो ऑफिशियल हैं, चारों सूबों के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ हैं, वो मेंबर हैं। इसके बाद एक इनके फाइनेंशियल, इनके एडवाइज़र हैं, इसके FBR के। एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये है कि वजारत दाखिला जो है, उसका भी जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो इसका मेंबर है। चलें, ये तो सरकारी लोग हो गए, 7 सरकारी लोग हैं कि आपने मामला देखने हैं, ज़मीनों के देखने हैं, दूसरे देखने हैं, कहाँ से प्रॉपर्टी है, आपके रेवेन्यू बोर्ड्स के मेंबर हैं, समझ में आती है। अब मैं आता हूँ जो गैर सरकारी
अराकीन है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो ज़रा सुनने वाले। और ये 16 हैं, 16 गैर सरकारी लोग हैं, 4 सिर्फ हैं, उसमें एक हिंदू है और उसमें 2 सिख हैं और एक क्रिश्चियन है। अब गैर मुसलमान जो हैं, आप सारे जो मुसलमान अरकान हैं उनके नाम सुने। एक जनाब मोहम्मद नवाज साहब हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब हैं, ये पंजाब से हैं। शहद शेख साहब हैं, ये पंजाब से हैं। मियाँ मुनीर साहब हैं, ये पंजाब से हैं। शेख अजहरुल एहसान साहब हैं, एडवोकेट हैं, ये पंजाब से हैं। कैप्टन रिटायर मोहम्मद यूनुस दुरानी साहब हैं, ये पंजाब से हैं। मुहतरमा जरका भट्ट हैं, ये पंजाब से हैं। एम सदाकत हैं, ये पंजाब से हैं। मलिक मोहम्मद अब्बास हैं, ये पंजाब से हैं। मुहतरमा आयशा हमीद साहबा हैं। सुहेल अहमद रज़ा साहब हैं। राजा नज़र हुसैन साहब हैं। ये सारे के सारे पंजाब से हैं, माँ सिवाय एक खैबर पख्तूनख्वा और एक बलोचिस्तान के। 16 में से 2 जो हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा, एक बलोचिस्तान, 14 पंजाब से लिए हैं। अब मैं लास्टली आता हूँ इसके पोर्शन पे। गैर मुस्लिम कौन है? जिनके लिए बोर्ड बनाया गया था, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे वेलफेयर होनी है, वो ज़रा सुन लें। 4 लोग हैं सिर्फ, 23 में से 4 लोग गैर मुस्लिम हैं। एक सरदार शाम सिंह हैं, सिंध में से सिख हैं। इसके बाद सरदार सूरन सिंह साहब हैं, ये भी सिख हैं। इसके बाद परवेज़ जान सरैया साहब हैं, ये क्रिश्चियन हैं। एक हिंदू रखे गए हैं, डॉक्टर मनोहर चंद जो हैं पंजाब से हैं। ये वो सारे का सारा इन्होंने काम किया है। इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, छोटी सी। उन्होंने पूछा जो गुरुद्वारा है यहाँ पे पंजाब में, उसके लिए कुछ आप एडिशनल कमरे बनाने थे। उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड्स ही नहीं है। अच्छा, हमारे पास गुरुद्वारा में कुछ कमरे बनाने के लिए पैसे नहीं है। वो सारे पैसे जो हैं, कुछ अर्सा पहले दुनिया टीवी पे ही ये स्कैंडल ब्रेक किया था कि इनकी ज़मीन थी हिंदुओं की, उस पे मुसलमान अफसरों ने अपनी हाउसिंग कॉलोनी बना ली थी। 500 प्लाट जो था, इन मुसलमान अफसरों ने उन हिंदूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ पे, जो सरकारी ज़मीन थी, उस पे अपने घर बना के, इसमें मिनिस्ट्री के लोग भी शामिल थे, ये वजारत मजहबी जो हमारी दूसरी थी सारी माइनॉरिटीज़ की थी उसके, और इनके बोर्ड के लोग थे, आपस में बैठ के इन्होंने सारी ज़मीनें बांट ली और सारी की चीज़ें छाप ली। एक ही रिक्वेस्ट है, ये हिंदूज़ के लिए बना है बोर्ड, ये क्रिश्चियन के लिए बना है, ये दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए बना है, सिखों के लिए बना है। फॉर गॉड सेक उन लोगों का इसका मेंबर बनाएं। वो लोग बेहतर जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा कैसे और किस जगह इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो आपने बैठ के अपने वहाँ पे अपने फेवरेटिज्म बिठा रहे हैं, ये बड़ी जाति की बात है। आप गलत कर रहे हैं इस मुल्क के मिनॉरिटीज के साथ। वो इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितने कोई और है। फंड्स मिलते तो होंगे, लगते हैं, मैं ये और बात है। मैं शाहजहा किसी वक्त वो डिटेल भी बता दूंगा कि हिंदूज, सिख, क्रिश्चियन या दूसरी माइनॉरिटीज के बच्चों को कितने स्कॉलरशिप मिलते हैं। इतनी मीगर अमाउंट है कि पढ़ के भी शर्म आती है। नारे हम बड़े मारते हैं, इस्लाम के हम दावेदार हम हैं, हम फिर अकलियतों के हकूक पे हमसे तकरीरें करवाने जितनी आपने करवानी है। सर ये माल के दावेदार हैं, इस्लाम और ये कोई और इनका कोई नेशनैलिटी, मैं और भी आपको बात बता, इनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती। ये जो चोरी और ये इस बात पे यकीन रखते हैं और रूलिंग क्लास की सफ़ों में ज़्यादातर यही लोग हमें नजर आते हैं, जब वो अपने रंग नस्ल से ऊपर उठ के सारा काम करते हैं। जी कैसे आपकी? अच्छा, मैं वो क्लास साहब 2 दिन से स्टोरी एक मैं चाह रहा था करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर जो बहुत बड़ा नाम मंडेला जो है, उनकी आखिरी रसूमात जारी हैं और वहाँ पे एक बड़ी कहानी, एक यहाँ भी हमारे यहाँ भी कालम बहुत सारे लिखे गए। अब मामला ये है कि उनकी एक बड़ी स्ट्रगल थी और मैं आज देख रहा था कि उनके एक करीबी साथी थे रोनी कैसरिज, उनका एक कालम भी, कालम नहीं है, उनकी एक बायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी से इक़्तिबास गार्जियन ने छापा। तो उसमें हमने देखा कि ये क्या स्ट्रगल थी, बिल्कुल जैसे यहाँ पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल थी, लोग उठे थे अपनी तकदीर बदलने के लिए, इसी तरह वहाँ भी उठे। 27 साल उसने जेल काटी नेल्सन मंडेला ने, मगर उनके ये करीबी साथी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, वजीर रहे उनकी कैबिनेट में 2008 तक, और इसके अलावा ये और भी और ये इंटेलिजेंस सर्विस के वजीर थे। तो ये कहते हैं कि हमारे साथ हाथ बढ़ा हुआ और धोखा बढ़ा हुआ। धोखा क्या हुआ हमारे साथ कि 91 में जब ये सारे उनको बाहर निकाला गया तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक आ गया और इन्होंने आके हमें लोन देने शुरू कर दिए और हमें कहा कि जी आप इस मैशत को मत बदलें, हाँ सियासत में आप आ जाएं और वोट एक बंदा दे आके। तो उसका नतीजा ये कहते हैं ये हुआ कि जो सफ़ेद फार्म शराफिया थी, इसके साथ आके स्याह फार्म शराफिया शामिल होगी, मगर वो जो इकनॉमिक अपार्टाइड थी वो चलती रही, जो एक नस्ली इम्तियाज़ था। तो अब इसका नतीजा क्या निकला कि जब कल स्टेडियम में ये सारे इकट्ठे थे, जहाँ ओबामा ने बड़ी तकरीर की और उसकी बड़ी तारीफ भी हुई कि बड़ा ही इज़ अ वेरी गुड खतीब हैं वो, लेकिन जब जुमा आए, सदर जुमा तशरीफ लेके आए, तो उसके बाद वो 60,000 लोग थे जो वहाँ पे मौजूद स्टेडियम में, उन्होंने उनकी हूटिंग शुरू कर दी और बूइंग जिसे अंग्रेज़ी में आप कहते हैं, और वो थम डाउन कर रहे थे और फिर उसके साथ उनको फौरी तौर पर उनको स्क्रीन से हटा दिया गया।
लेकिन जब भी वो स्क्रीन पे आते थोड़ी देर बाद तो फिर जो है वो उनकी बूइंग शुरू हो जाती। तो वो जो एक अधूरा इनकलाब था जिसने सियासी आज़ादी तो दी अफ्रीका के अवाम को, मगर आज जो इकनॉमिक अपार्थाइड है वहाँ पे, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उसी तरह तंग हैं जैसे आज हम वहीं खड़े हैं। और आज खुद पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसियाँ गलत थी। अवाम से तो पूछ लें जो उसकी खातर आज भी आपको वोट देते हैं। तो कहानी एक जैसी है हर जगह पे, और लोग इस माशी आज़ादी के लिए शायद इस ग्लोब पे बड़े बेचैन हैं और खासी इसमें इज़्तिराब है। क्लास अब वक्त का मैं जाते जाते शेयर कर लें कि आप वजूहात बताई जा रही हैं नादर चेयरमैन को बरतरफ करने की। अरूज भी हमारे साथ लाइन पे, मैं शायद वो जल्दी से बताता हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी जस्ट एक खबर स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता जाऊँ, कल तक वो लेट हो जाएगी। कि आज नैब जो है वो आज मुल्तान पुलिस को खत लिख रही है नैब कि वजीर आजम जो साबिक वजीर आजम थे यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनको गिरफ्तार करके नैब के सामने पेश किया जाए। अच्छा। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि आज खत डिस्पैच कर दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा मुल्तान पुलिस को कि साबिक वज़ीर आज़म आप यूसुफ रज़ा गिलानी को पकड़ें और पकड़ कर नैब के सामने लाएं, क्योंकि अब तक वो नैब के सामने पेश नहीं हुए, ये कह के कि मुझे इस्तिस्ना मिला हुआ है। आज नैब ने यह फैसला किया है, जो मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि आज खत जा रहा है मुल्तान पुलिस को कि गिलानी साहब को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके नैब के पास लें। ये मैंने कहा स्टोरी मुझे अभी मिली थी, आपके साथ शेयर करता जाऊँ। और साथ में ये है कि हमारे स्टोरी दी है आपने आज जी एक्सक्लूसिव, जो मतलब इसको आप कह सकते हैं कि हमने एक्सक्लूसिवली शेयर किया है कि आज गिलानी साहब को गिरफ्तार करने के लिए मुल्तान पुलिस को खत लिखा जा रहा है कि उनको पकड़ें और हमारे पास लेके आएं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लिया के दोस्त हैं डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल, जिन्होंने वो स्टोरी हमारे साथ आगे शेयर की थी कि उनके गाँव में हेपेटाइटिस के जो अलार्मिंग उनके केसेस आए थे, वो बार बार मुझे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये मामला उठाया था, टीम आई थी और 350 कन्फर्म हेपेटाइटिस के उनके गाँव में केसेस निकले हैं, लेकिन वो टेस्ट लेके उसके बाद गायब हो गए हैं। कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और जो हमें महकमा सेहत और इनके DGPR साहब की तरफ से वो लेटर आते रहते हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है हजूर आप दोबारा नोटिस लें। उसी टीम को जो बाबू आपने भेजे थे गाँव में, आपके दबाव पे चले गए थे, उनको दोबारा भेजें। कोई दवाई का, कोई इलाज का, उसका भी बंदोबस्त करें। अगर टाइम है तो वो 4 रीजन मैं शेयर कर दूं, वो जो उन्होंने कल इल्जाम लगाए हैं कल के लिए रख लेते हैं। क्लास अब वक्त खत्म हो गया लेकिन जो आपने एक्सक्लूसिव खबर शेयर की है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि नैब की तरफ से आज खत भेजा जा रहा है और जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की गिरफ्तारी के लिए इसको फॉलो अप भी हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कायद साहब, नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।